जय हिंद। पिछले क्लास में हम लोग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इंटरनेट पर जो जारी किया गया मॉडल सेट था उसमें गणित के सेट 2 के 30 तक के प्रश्नों को हल किए हुए थे। आज के क्लास में हम सेट 3 के 1 से लेकर के 15 तक के प्रश्नों को हल करेंगे और उसको समझेंगे। इस सेट में यह बतलाया गया है कि बोर्ड जो है किस टाइप के प्रश्न देना पसंद करता है, उससे आधारित जो भी क्वेश्चन इससे बनने वाला होगा उसको पूछा जा सकता है। इसलिए इसको रिवीजन करते रहेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे। इसके बाद एक और क्लास चलेगा, उसके बाद में जो है मॉडल सेट क्लास नहीं चलेगा। उसके बाद जो है सो केवल और केवल क्वेश्चन बैंक चलेंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बतलाया जाएगा परीक्षा की अवधि तक। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a इकाई है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ लिख लेंगे समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर 2a इकाई, इसलिए क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखेंगे क्षेत्रफल का, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। अब √3/4 गुना भुजा का जगह कितना है 2a, स्क्वायर में है तो इसको 2 बार लिखेंगे तो हमें 2 दूना 4 से 4 कट गया, कितना आ गया हमें a में a से गुना करेंगे तो a स्क्वायर यानी कि √3a स्क्वायर वर्ग इकाई। इसमें मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर ये सब नहीं दिया हुआ है, यहाँ इकाई था तो क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में यानी कि वर्ग में होता है, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा वर्ग इकाई। अगर इसी से संबंधित अगर शीर्षलम पूछता तो क्या कैसे बनाते, जैसे यहाँ भुजा दिया था तो क्षेत्रफल दिया निकालने के लिए हमने उसका फॉर्मूला लगा करके आंसर बना लिया। अगर शीर्षलम देता तो इसका फॉर्मूला होता है √3/2 गुना भुजा, यानी कि √3/2 गुना भुजा कितना है 2a, तो 2 से 2 कट जाता तो इसका भुजा कितना जाता 3a इकाई। शीर्षलम में एक ही भुजा होता है इसलिए क्या जाएगा इसमें इकाई। अगर शीर्षलम पूछा हुआ तो इतना बन जाता, अगर दोनों पूछता तो इसको ही साथ में बना लेते, लेकिन ये पूछा हुआ नहीं है। पूछ भी सकता है बोर्ड में, कई बार आया भी है इसमें। अब आगे देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। दी गई आकृति में AD समांतर BC, किताब जो था उसमें क्वेश्चन इस टाइप से दिया गया है और मॉडल में कुछ क्वेश्चन जो है सो अलग ढंग का बना दिया गया है, जो कि गलत है। क्वेश्चन जो है उस तरह से सूटेबल नहीं हो पा रहा है, तो जो किताब का क्वेश्चन था हम उसी आधार पर उसको लेकर के चले हैं। AD इसके समांतर है BC और केंद्र जो है सो O है, बस यही है इसमें। यहाँ लिखें कौन चीज़ कि आकृति में AD समांतर BC, AD समांतर BC इतना दिया गया किताब के अनुसार। मॉडल सेट में इसको उल्टा दिया है कि समरूप है तो ये बतलाना है, तो उसमें कैसे देखेंगे कि यही कोण इसके बराबर होगा। हो सकता है कोण A C के बराबर हो सकता है, A B के बराबर तो हो सकता है, तो इसलिए वो क्वेश्चन उतना अच्छा सूटेबल नहीं है, उस ढंग से उसमें नहीं दिया था, लेकिन किताब में इस टाइप से क्वेश्चन दिया गया था। तो आकृति में AD समांतर क्या दिया हुआ है BC। अब इसमें देखते हैं हम यहाँ पर कि 2 त्रिभुज बन रहा है इसमें 2 त्रिभुज कौन कौन है AOD BOC, 2 बन रहा है 2 गो। इस दोनों त्रिभुज में यह जो कोण है सो उभयनिष्ठ हो जा रहा है। तो यहाँ लिए कौन चीज़ कि त्रिभुज AOD और त्रिभुज BOC में इस दोनों में क्या देख रहे हैं कि दोनों तरफ जो है वो बिंदु O पर जो कोण बन रहा है दोनों तरफ सम्मुख कोण से दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे कोण AOD बराबर कोण BOC। कैसे बराबर है तो सम्मुख कोण से, यहाँ लिख लेंगे सम्मुख कोण हो गया। एक और लिख लेते हैं
कोण ए के बराबर कोण सी हो जाएगा। अब ये कैसे होगा कि दो समांतर रेखाएं होती है तो उसके बीच में एकांतर कोण जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, इस तरह से बराबर होते हैं। तो एकांतर कोण के हिसाब से इसका बायां इस रेखा के परिधि में क्या हो जाएगा, दायां। एकांतर कोण से 9th क्लास में भी इसको पढ़ा गया था, 10th में बताया गया था। तो यहाँ लिख लेंगे कोण ए, नहीं ये तो निकालना ही है, इसको बीच में रख लेते हैं। तो DAO बराबर कोण BCO। ये कैसे बराबर है, एकांतर कोण से, एकांतर कोण। फिर एक बार और देखेंगे, जितना D है उतना ही क्या होगा B। ये भी क्या हो जाएगा, एकांतर कोण से बराबर ADO बराबर कोण CBO। ये भी किसके अनुसार, एकांतर कोण के अनुसार। इसमें 3 कोण बराबर है, 2 कोण से हो सकता था, तब लिखे कौन चीज़ 3 कोण है, तो इसलिए एंगल 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 समरूपता सिद्धांत से, समरूपता सिद्धांत से त्रिभुज AOD समरूप त्रिभुज BOC प्रूव्ड। इस तरह से बनेगा तो 2 नंबर मिलेगा। अब देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं। यहाँ पर सबसे पहले हम एक छोटा वृत्त बनाते हैं, ये हो गया, इसका केंद्र ये हो गया, और इसकी जो त्रिज्या है वह 3 सेंटीमीटर है। फिर इसी केंद्र पर, संकेंद्रीय का मतलब एक ही केंद्र के आधार पर, इसी केंद्र के आधार पर फिर इसके चारों बगल एक और वृत्त बनाना है। तो इसकी 2 संकेंद्रीय वृत्तों की जीवाएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो छोटे वाले का 3 हो जाएगा, तो बड़े वाला के इस तरह से कै सेंटीमीटर हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। अब ध्यान दिया जाए, छोटा वृत्त की त्रिज्या है, इसको स्पर्श करने वाली जीवा इस तरह से खींच लेंगे। तो अब ध्यान देंगे, केंद्र से यहाँ परिधि के जो दूरी हुआ, बॉर्डर जो इसको बोलते हैं, इसकी लंबाई ये भी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। और ये लंब के रूप में हो जा रहा है क्योंकि स्पर्श रेखा जो है त्रिज्या पर क्या होती है, यानी त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो यहाँ पर कितने डिग्री कोण हो जाएगा, 90 डिग्री। अब ये जो भाग हो गया हमको पूरा का पूरा क्या है, जीवा है। इसमें नामकरण कर देते हैं हम, यहाँ लिख देते हैं O A B और ये बच गया सो C। देखें कौन चीज़, चित्र में संकेंद्रीय वृत्त का केंद्र O है और बड़े वृत्त की त्रिज्या OA और छोटे वृत्त की डबलता होता है, वृत्त की त्रिज्या OC है। अच्छा, बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की जीवा A से लेकर कहाँ तक है, B तक, जीवा AB है, जो इतना ही रहने देते हैं, AB है, हो गया इतना ही तक। कितना भाषा लिखा जाए। अब देखा जाए कि छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है वह स्पर्श रेखा AB पर क्या है, लंब है। देखें कौन चीज़ यहाँ पढ़ चुकी, OC लंब AB है। यहाँ पर देख लेंगे OC जो है यहाँ लंब किस पर है, AB है।
अच्छा, इसमें माना के लिख लेते तो बेहतर होता है, क्योंकि चित्र में नाम दिया नहीं था, नामकरण तो हम लोग अपने से ही किए हैं। तो यहाँ पर चित्र में न लिख करके माना के लिख लिया जाए, माना की। क्यों माना की? क्योंकि ये जो नामकरण जो किए हैं हम लोग, ये हम लोग खुद से किए हैं, क्वेश्चन में नामकरण नहीं किया हुआ था। अगर क्वेश्चन नामकरण होता तो मानने की जरूरत नहीं पड़ता, जैसे बनाए थे वैसे ही बना लेते, लेकिन हम लोग इसमें माने हैं, नामकरण अपने से किए हैं। तो ओसी लंब क्या है? ए बी है। जब लंब होगा तो निश्चित ही इसको दो पार्ट में आधा हाथ काटेगा थ्योरम के अनुसार, इसलिए ए सी बराबर बी सी। आधे आध हो गया इसमें। अब चलते हैं समकोण त्रिभुज, कोई एक तरफ चलेंगे, या तो बाएं में चलें तो दाहिने में चले, अपने इच्छा अनुसार किसी एक में चल सकते हैं। तो हम बाएं वाला में चल जाते हैं, ए ओ सी में। इसमें क्या देख रहे हैं कि हमको लंब है, कर्ण है, आधार नहीं है। वैसे ही पाइथागोरिया तरीके के अनुसार क्या हो जाएगा, जब ए 3 हो, कर्ण 5 हो, तो एक छोटी भुजा 4 हो जाती है, 3 4 5। ए ओ सी में ए सी बराबर, तो ए से जब निकालेंगे इसमें बड़ी भुजा का स्क्वायर कौन है? 5, छोटी 3, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 3 का स्क्वायर 9, घटा लेंगे तो 16, 16 का वर्गमूल 4 सेंटीमीटर। हमें ए सी 4 सेंटीमीटर आ गया। तो पूछा क्या है इसमें, उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें। अतः जीवा की लंबाई ए बी बराबर 2 गुना ए सी। जितना ए सी होगा उतना ही ना कथी होगा, बी सी होगा, दोनों तो बराबर है। ए सी का अगर दोगुना करेंगे तो पूरा कितना में हो जाएगा? 8। तो 2 गुना 4 यानी कि इसको 4 अच्छी तरह से लिख लेते हैं, 8 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। इस तरह का ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है, इस बार सब्जेक्टिव सेटिंग किया हुआ है। चार नंबर, यदि द्विघात समीकरण का एक हल 2/3 है तो के का मान ज्ञात करें। तो जो इसमें हल दिया गया है ना, वही मान यहाँ पर y के जगह, यानी चर y है तो y में पुट कर देंगे तो हमें के का मान निकल जाएगा। यहाँ क्या दिया गया है, 7y² प्लस KY माइनस 3 बराबर 0। आगे बढ़ेंगे, या 7 गुना y के जगह कितना लिख लेंगे, यहाँ पर हल कितना है 2/3, तो y के जगह लिखेंगे 2/3 का होल स्क्वायर प्लस k गुना 2/3 माइनस 3 बराबर 0, या 7 गुना 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, प्लस इसमें गुना होगा तो 2 के बटा में 3 माइनस 3 बराबर 0। हम -3 को दाहिने तरफ अब लिख लेते हैं, इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, या गुना करेंगे 7 चौके 28 बटा में हो जाएगा 9 प्लस 2 के, या इतना काहे लगे बना रहे हैं, एक स्टेप और कम करते हैं, या 2 के बटा 3 निकालेंगे तो 3, इधर को बाएं को दाहिने ले जाते हैं तो पहले इसमें गुना कर लेंगे, 7 चौके 28 बटा 9, इसका हिसाब होगा कितना, 7 चौका 28 बटा में 9, प्लस में है दाहिने तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा 28 बटा 9। अब आगे बढ़ेंगे, या 2 के बटा 3 बराबर 9 त्रिका 27, 27 हो जाएगा प्लस में, फिर माइनस क्या हो गया हमें 28 बटा में 9, ये बटा का जोड़ है, या अब जो है सो कटा लेंगे इसमें। अब हिसाब किताब तो हो गया है, ये कट जाएगा हमें 3 तिया 9, तो 2 के बराबर, नहीं कटाते नहीं है इसको, एक पर और रख लेते हैं, कहीं गलती हो रहा है क्या इसमें, 2 के बटा 9 थोड़े है, 2 के बटा 3 ना है, हाँ 2 के बटा 3, तो 2 के बटा 3 बराबर घटाएंगे तो माइनस में हमें कितना हो जाएगा 1/9। अब सही हुआ। अब एक कट जाएगा कितना, 3 तिया 9, 3 तिया 9, यहाँ तक समझ में आएगा। एक स्टेप कॉमन नहीं किया है क्योंकि वहाँ पर दिक्कत हो रहा था बच्चों को। 2x/3 इसको घटाएंगे तो कितना जाएगा -1, अब बटा में कितना होगा 9। अब एक एक स्टेप में हो गया तो 3 तिया 9 कट गया, इसलिए के बराबर जब 2 गुना में है दाहिने तरफ जाएगा तो बटा के नीचे गुना हो जाएगा तो 3 दूना 6, यानी कि माइनस में 1/6 के का मान आंसर हो जाएगा।
अच्छा ये दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करते हैं। चलिए एक बार और थोड़ा सा फ्रेश लिख लेते हैं, वो थोड़ा शॉर्ट करके ऊपर में। ये गुना होगा तो ये यानी 2 के निकालते हैं, ठीक रहेगा। 2 के बटा 3 तो हमें कितना हो जाएगा 3, इधर आएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा 28 बटा 9, या 2 के बटा 3 बराबर, इसका हल करेंगे तो 9 तिरका 27 माइनस 28 बटा 9। अब कटा लेते हैं यहीं पर 3 तिया 9, या के बराबर या 2 के बराबर, इसमें घटेगा तो -1 बटा 3, इसलिए के बराबर क्या हो गया 2 गुना के उधर जाएगा तो भाग में, तो माइनस में 1 बटा 6। आंसर ये तो दिखाई पड़ रहा होगा इतना। अब चार बन गया, 5वां बनाना है। मूलों की प्रकृति बताना है। 3x² माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0। क्वेश्चन में जो है 4 √x दिया है, जब इतना दे देंगे तो बहुपद होगा ही नहीं, क्योंकि बहुपद में 4 का घात जो है बटा में रूट के अंदर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ एक स्क्वायर होता तो कट जाता है, लेकिन स्क्वायर नहीं है, ना 4 है ना 6 है, या 1 है यहाँ पर पावर, ये यानी कि x का मान 1/2 ये होता ही नहीं है, ना माइनस में होता है, ना बटा में होता है, ना दशमलव में होता है। तो इस तरह से यह बहुपद नहीं होगा। क्वेश्चन मिस्टेकिंग है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, सीधे x लिख दिया। अब इसको तुलना कर लेते हैं। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर 3, b बराबर -4, c बराबर 4, इसलिए d बराबर b² माइनस 4c। तो b का मान हमें कितना है, माइनस में 4 का स्क्वायर, फिर माइनस फार्मूला का 4, a का मान 3 और c का मान 4। 4 का स्क्वायर होता है 16, ये कितना हो जाए 4 तिया 12, 12 चौके 48, माइनस में हो गया, यानी कि घटाएंगे तो कितना 8 में से 2 गया, 6 गया 2, 4 में से गया 3, माइनस में 32। ठीक है कौन जी, चूँकि d छोटा है किससे, 0 से, जब माइनस में होगा तो छोटा होगा, 0 से 1 भी छोटा होगा, 1 पॉइंट भी छोटा होगा, माइनस में चला जाएगा। तो d छोटा किससे, 0 से, अतः समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे। आंसर काल्पनिक लिखे या अवास्तविक भी लिख सकते हैं, दोनों बात एक ही है। आज के बाद अब 6 नंबर, 7 नंबर नहीं 6 नंबर। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। अब लिखते हैं 2 अंकों की संख्या बराबर, 2 अंकों की संख्या बराबर, 2 अंकों की संख्या शुरू कहाँ से होता है, 10, 11, 12, 13 डॉट डॉट कहाँ तक ले, 99 तक। अब इसमें लिखेंगे, देखेंगे कौन चीज़ कि 3 से कटने वाली, 3 से विभाज्य संख्या इसमें कहाँ तक है, तो 12 कटेगा, 10 नहीं कटेगा, 12 कटेगा, 15 कटेगा, 18 कटेगा, इस तरह से। अब इसमें लिखेंगे 3 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन हो जाएगा, 12, 12 से आगे 15, इससे आगे डॉट डॉट, 99 भी 3 से कटता है, 3 तिया 9, 3 तिया 9 कट जाएगा। तो हमें क्या आ गया, a बराबर 12, d का मान, क्योंकि 3 का बढ़त है तो d का मान 3, अंतिम पद an कितना है 99। तो हमें सब का कितना, कितने अंकों वाली संख्या है, मैंने कितनी संख्या है, तो n बराबर वाट। बस लिख देते हैं कौन चीज़, चूँकि an बराबर 99, an का फॉर्मूला लगा दिया जाए, या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 99 हो गया, या
ए का मान हो गया 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 3 बराबर 99। दिखाई पड़ रहा है? चलिए एक दो स्टेप और लिखा जाएगा यहाँ पर, या एन माइनस 1 इंटू 3 बराबर 99 माइनस में क्या हो जाएगा 12। चलिए एक अब नहीं लिखा पाएगा, हम यहाँ पर लिख देते हैं इसको। अब या एन माइनस 1 इंटू 3 बराबर घटाएंगे, 9 में से 2 गया 7, फिर 9 में से 1 गया 8। अब जो है 3 से इसको घटा लेते हैं, 3 दूना 6, 3 27। इसलिए एन बराबर एक ही स्टेप में काम पूरा कर लेंगे। माइनस से उधर जाएगा तो पहले से है 29, ये जाएगा प्लस में, यानी कि एन का मान कितना आ गया 30। अतः 2 अंकों वाली 30 संख्याएं 3 से विभाज्य है। आंसर हो गया। सात नंबर क्वेश्चन, कॉट स्क्वायर 45 डिग्री, कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। इसका मान बतलाना है, कितना आएगा सो। चलिए हल करते हैं। कॉट 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर, कॉसेक 30, साइन 30 का उल्टा, साइन 30 का मान 1/2 होता है, उलट देंगे तो 2 का स्क्वायर, फिर माइनस साइन 90 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर प्लस सेक 60 यानी कॉस 60, कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो उलट देंगे तो ये हो जाएगा कितना 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, फिर 1, फिर प्लस में 2 का स्क्वायर 4, ये कट जाएगा यानी 4 4 8 इसका आंसर हो जाएगा। आठ नंबर में है tan थीटा बराबर कॉट फाई, इतना दिया गया है तो सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, थीटा प्लस फाई बराबर 90 डिग्री। अब इसको देखा जाए, हल करते हैं। टैन के टैन हम रहने देते हैं, टैन थीटा, कॉट फाई है, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टैन थीटा, टैन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। यानी कि यहाँ पर अगर थीटा है उसको 90 में से घटाएंगे तो ये उलट जाता है, टैन में जाता है, यानी टैन 90 में से अगर थीटा घटाएंगे तो वो कॉट में थीटा के रूप में हो जाता है। यहाँ कॉट में फाई है तो ये उसका उल्टा चलेंगे तो टैन 90 माइनस फाई, तब ना हो जाएगा टैन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, तो उसी हिसाब से टैन 90 माइनस फाई बराबर कॉट फाई। तो इसके जगह पर हम इतना लिख सकते हैं। तो अब जो है सो दोनों कट जाएगा तो या थीटा हो गया आंसर। अतः इधर जो है माइनस में फाई है, बाएं तरफ आएगा तो प्लस में फाई बराबर 90 डिग्री, प्रूव्ड हो गया। 2 लाइन में इसका आंसर क्लियर हो गया। मान याद होना चाहिए, फॉर्मूला इसका याद होना चाहिए। अब जो है सो 9 नंबर,
यदि घड़ी की घंटे की सुई की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ देखते हैं पहले घड़ी का घंटा बनाते हैं। घड़ी एक तरह से इस तरह से बना लेंगे, या उसका सुई का केंद्र हो गया नोकी जहाँ रहता है, यह हो गया 12, सामने हो गया 6, इधर हो गया 3 और इधर हो गया कितना 9। अब 1 2 यहाँ हो जाएगा 4 5 7 8 10 11, घड़ी बन गया। इसमें घंटा की सुई की लंबाई, जो घंटा की सुई होता है, मान लीजिए यही छोटा वाला सुई जो घंटा की सुई, इसकी लंबाई कितना है 6 सेंटीमीटर है। तो 4 घंटे में कितना चलेगा, 12 से 1 चलेगा तो 1 घंटा, फिर 1 से 2 2 घंटा, 2 से 3 3 घंटा, यानी 4 पर आएगा तो 4 घंटा। तो घंटा का जो सुई है पूरा 12 घंटा में फिर 12 पर आ जाएगा। 12 से चलना शुरू किया तो फिर 12 घंटा में कितना आ जाएगा 12 पर। तो एक चक्कर लगाने में टोटल केंद्र पर बनाया गया कोण कितना होता है 360 डिग्री होता है। अब यहाँ लिखें कौन चीज़, घड़ी के घंटे की सुई की लंबाई, और जो घड़ी घंटे की सुई की लंबाई है वो किसके रूप में है, यहाँ पर त्रिज्या के रूप में है, अर्थात त्रिज्या r बराबर कितना सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो घड़ी का जो घंटा की सुई है वो समझिए कि पूरा त्रिज्या के रूप में है, त्रिज्या वो बन करके उसमें काम कर रहा है। तो 4 घंटे में रचित क्षेत्रफल। अब क्या लिखेंगे कि चूँकि 4 घंटे में सुई द्वारा केंद्र पर, एक लाइन में नहीं हटेगा, पूरा एक ही लाइन में हटा देना है। तो यहाँ नीचे से लिख देते हैं, चूँकि 4 घंटे में 12 घंटे में टोटल केंद्र पर घंटे के सुई, चूँकि 12 घंटे में सुई केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए 1 घंटे में सुई केंद्र पर तो 360/12 इतना डिग्री का, इसलिए कई घंटा में 4 घंटा में सुई केंद्र पर इस तरह से। तो इसको कटा लेंगे या नहीं कटाएंगे तो 360/12 गुना कितना लिख देंगे 4, इतना का कोण बनाती है। तो हमें अब मान कितना आ जाएगा इसमें, अब मिटा के लिखना होगा ऊपर में। कटा लेते हैं इसको, 12 तिया 36 30, यानी 3 चौका 12 120 डिग्री। तो 4 घंटे में कोण त्रिज्या के द्वारा जो कोण बनाया गया वो कितने डिग्री का रहा 120, 3 चौका 12 कितना डिग्री। तो इसलिए कोण थीटा बराबर कई डिग्री 120 डिग्री हो गया। अब अतः 4 घंटे में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, फॉर्मूला πr² थीटा बटा 360 डिग्री, यही इसका फॉर्मूला होता है। इसी आधार पर इसको बनाएंगे। चलिए अब तो पाई का मान नहीं कुछ बोला है तो 22/7, त्रिज्या r का मान 6 × 6, थीटा का मान अभी कितना 120 डिग्री बट्टा में 360, तो कट जाएगा 12 तिया 36, 3 से कट जाएगा 2, अब कुछ नहीं कटेगा। अब गुना करेंगे इसमें, तो गुना करेंगे तो कितना में आएगा 6 दूना 12, तो 22/7 गुना 6 दूना 12, गुना कर लेंगे। अब 12 दूना 24 के 4, हाथ में कितना हो गया 2, फिर 12 दूना 24 से 2 26, 264/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। और बीटीसी जो किताब था उसमें मिनट की सुई दिया गया था, उसमें अलग था, मिनट की सुई अलग था, तो 60 मिनट में 360 डिग्री, आई घंटा की सुई है तो 12 घंटा में 360 डिग्री, दोनों में अंतर कर दिया है। वहाँ मिनट था और यहाँ पर घंटा की सुई है। नौ के बाद में चलेंगे 10 नंबर। एक अर्धगोला का आयतन 18 पाई है तो त्रिज्या बताएं। चलिए, अर्धगोला का आयतन दिया गया कितना 18 पाई,
सेंटीमीटर क्यूब। अब अर्धगोला का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो 2/3 पाई आर क्यूब बराबर 18 पाई। तो पाई से पाई कट गया, उसके बाद में या आर क्यूब निकालेंगे तो 18 इधर जो है गुना में है, दूसरे तरफ जाएगा गुना में तो उलट है गुना हो जाएगा 3/2। तो कट जाएगा कितना 2 9 18। या त्रिज्या आर निकालेंगे तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर क्यूब है, दूसरे तरफ जाएगा तो घनमूल में, तो 9 गुना 3, इसलिए क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है, हो गया। अतः त्रिज्या आर बराबर 9 त्रिका 27, यानी 3 9 जो है से 3 गुना 3 हो जाएगा, 3 3 के बाद देखा होगा 3 बाहर निकल जाएगा एगो, या 9 त्रिका 27 करेंगे तो 27 से घनमूल कितना होता है 3, वो भी तरीका से समझ लेंगे। 9 त्रिका 27 का घनमूल 3, और नहीं तो 9 जो है इसमें 3 2 बार है, एक यहाँ 3 है, 3 को बदले एगो निकलेगा बाहर तो 3, इतना आंसर हो गया। ग्यारह नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुलक ज्ञात करने की बोला है, तो बहुलक के लिए हमें बारंबारता चाहिए, संचयी बारंबारता की ज़रूरत नहीं है। संचयी बारंबारता जब माध्यक पूछेगा तब हमको जरूरत पड़ जाता है, इसमें केवल बहुलक ही चाहिए। अगर संचयी बारंबारता दिया होता तो बहुलक ज्ञात बारंबारता ज्ञात करते तब जाकर क्वेश्चन बना पाते हैं। इसमें आप देखेंगे 11 नंबर में कि सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, तो सबसे अधिक बारंबारता जो है 32 है, तो बारंबारता 32 किसका है 20 से 30 का। तो लिखें कौन चीज़ कि सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल बराबर सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल, सर्वाधिक बारंबारता 32 और 32 का वर्ग अंतराल कितना है 20 से 30, इसलिए बहुलक वर्ग बराबर बहुलक वर्ग 20 से 30 हो गया। जब बहुलक वर्ग हो गया तो इसमें जो छोटी संख्या होगी वो क्या हो जाएगा एल का मान, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा एल बराबर 20, F1 यानी बहुलक वर्ग की बारंबारता 32, F0 एक स्टेप पीछे हटेंगे घट जाएगा तो 0 यानी कि 17, फिर जहाँ पर हम थे उससे एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो F2 1 1 2 हो जाता है, तो F2 कितना हो जाएगा 10, और H का मान इस दोनों में जो अंतर है सो कितना है 10। इसलिए बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। अब इसको हल करेंगे आगे बनाएंगे तो L का मान हमें कितना आया 20, तो यहाँ लिख देंगे 20 प्लस F1 का मान कितना 32 माइनस F0 का मान 17 बटा 2 गुना 32 माइनस 17 फिर माइनस F2 का मान 10 गुना H का मान 10। अब इसी को आगे बढ़ाएंगे तो 20 को साथ लेकर के चलते हैं, घटा लेंगे इसमें से। अब 12 में से 7 गया 5, 12 में 7 कितना हो गया 5, 12 में से 7 घटेगा तो 5 ना आएगा, ठीक है। और ये कितना हो गया 2 में से 1 गया 1, 15 यानी 32 में 17 घटा 15 बटा में 32 दूना 64, और ये दोनों जो है सो एक साथ है, दोनों माइनस पर से एक साथ हो गया, तो माइनस में कितना हो गया हमें 27 गुना में 10। अब आगे चलेंगे 20 प्लस 15 दहा के 150 लिख लेते हैं क्योंकि नीचे कटने वाला दिखाई नहीं पड़ रहा है, फिर बटा इसको घटाएंगे 14 में 7 गया 7, ये हो गया 5 में से 2 गया 3, 37। अब 20 प्लस पहले इसको भाग दे करके लिख लेते हैं, 37 से भाग देंगे 150 में कितना आता है, 2 अंक में तो भाग नहीं लगेगा, 3 अंक में 3 चौका 12 तो 7 चौका 28, हम भाग लगे 3 चौका 12 7 चौका 28 4 मरतब में 4 7 28 हाथ में 2, 4 तिया 12 2 14 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 2। अब देंगे कौन चीज़ में दशमलव, तो 1 0 फिर एक दशमलव बैठ गया 0 देंगे तो यहाँ हो जाएगा 200। अब 37 से फिर अब इसमें भाग देंगे, लगभग 3 छक 18
तो 7 छक 42, 6 मरतबा नहीं कटेगा, 5 मरतबा में कट जाना चाहिए। 5 7 35 के 5 हाथ में हो गया 3, 5 3 15, 3 18, घटाएंगे तो हमें कितना आएगा 15, दशमलव बैठ गया है, 150 हो जाएगा। फिर वही बात 4 मरतबा में, यानी कि 4.05, 2 ही अंक तक रखते हैं। तो हमें अब कितना जोड़ने पर 20 4 24.05 आंसर। कहीं कहीं 6 भी दे सकता है, हालांकि दूसरा अंक जो है ना 5 है, तो यह 6 आ सकता है, अन्यथा नहीं भी आएगा। इतना ही ठीक है हमारे लिए। अब चलेंगे 12 नंबर में। 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो दोनों पासों के शीर्ष पर या तो इसका पूरा विस्तार रूप से लिख लेंगे और नहीं तो शॉर्टकट लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं, पूरा विस्तार बना देते हैं ताकि इस आधार पर कोई भी क्वेश्चन मिलेगा, गुणनफल, योगफल, अंतरफल या भागफल, तो उसको आप बना सकते हैं। उस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। तो लिखें कौन चीज़ कि 2 पासे को एक साथ फेंकने पर संभव घटना। क्या होगा संभव घटना? मान लेते हैं कि पहला पासा जो है फेंके उसमें आया 1, दूसरा का भी कितना आएगा 1, फिर हो सकता है कि पहला 1 दूसरा का 2, पहला 1 दूसरा का 3, इस तरह से पहला 1 दूसरा का 4, फिर 5, फिर 6। यानी पहले वाले को 1 रखेंगे और दूसरे वाले को 1 2 3 4 करके कहाँ तक बढ़ाएंगे 6 तक, क्योंकि एक पासा पर अंकित अंक कितना होता है 1 से लेकर के 6 तक, उससे ज़्यादा नहीं होता है, 6 से ज़्यादा भी नहीं होगा, 0 भी नहीं होता है, 0 से कम भी नहीं होता है, 1 से लेकर 6 तक। फिर दूसरा पासा में चलेंगे, दूसरा आगे चलेंगे तो पहले पासा का 2, दूसरे पासा का 1, इसी टाइप से आगे बढ़ते चल जाएंगे। 2 2 2 3 हम सामने सामने लिखेंगे, 2 4 कॉमा दे करके 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 नहीं हाँ 4 1 4 2 ठीक है, 4 3 4 4 4 5 4 6। फिर आगे चलेंगे तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। फिर एक बार और आगे बढ़ेंगे तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, इतना हो जाएगा। इतना जो है सो लिखेंगे, देखते हैं कहाँ तक दिखाई पड़ रहा है। अभी दिखाई पड़ रहा है पूरा। अब इसमें देखा जाए, अभी इसमें बोला क्या है कि प्राप्त अंक जो है शीर्ष का गुणनफल कितना होना चाहिए 12। तो इसमें किसका गुणनफल 12 आ रहा है, इसमें किसी का नहीं है। इसमें भी चलेंगे तो किसी का नहीं है। इसमें आएंगे तो 3 चौका 12 1 हो जा रहा है, 3 चौका 12, 4 तिया 12, उसके बाद में फिर कौन कौन अंग हो जा रहा है, 3 चौका 12, 4 तिया 12, 2 6 भी तो हो जा रहा है। यानी यहाँ पर 1 2 छक 12, 3 चौके 12, 4 तिया 12, उसके बाद में 6 दूना 12। यही इसमें दिखाई पड़ रहा है। कितने खंड है 1 2 3 4 गो है। अब यहाँ पर लिखेंगे घटनाओं की कुल संख्या बराबर घटनाओं की कुल संख्या। तो टोटल घटना कितने हैं 6 छक 36, 6 रो और 6 कॉलम, टोटल जोड़ेंगे तो कितने घटना हो रहा है यहाँ पर 36 हो गया। अब लिख लेंगे अतः 12 गुणनफल 12, अतः शीर्ष अंक, अतः शीर्ष अंकों के गुणनफल, ऐसे लिख लेते हैं, अतः शीर्ष अंकों के गुणनफल 12, इसे 12 होने की
प्रायिकता बराबर, दिखाई पड़ता है या नहीं? इसको थोड़ा और ऊपर लिख देते हैं तब जाकर के दिखाई पड़ेगा। यहाँ हो जाएगा कौन चीज़, अतः शीर्ष अंकों के गुणनफल 12 होने की प्रायिकता बराबर। अब देखा जाए 12 होने की गुणनफल की प्रायिकता निकालना है तो 12 कै गो है, 1 2 3 4, बस तो 4 और बटा में 36 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 9 36, यानी कि हमें कितना आ गया 1/9 इसका आंसर हो गया। ये तो जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर हो गया। हो सकता है कि इस पर पूछ देगा कि 5 कितनी बार आया, 2 का जोड़ 10 कितनी बार है, 2 का जोड़ 8 कितनी बार है, 2 का अंतर 2 कितना है, उसका प्रायिकता ज्ञात कर। तो इस आधार पर देख लेंगे कि क्या बोला है। अगर 5 बोलेगा तो 5 इतना इतना, फिर इस कॉलम में भी इतना है 5, टोटल जाएगा 11। 4 पूछेगा तो उस तरह से टोटल क्या हो जाएगा 11। अंतर अगर पूछ देगा 2 तो कौन ऐसा संख्या है जिसमें 2 अंतर है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, घटाने के लिए 2, 5 में से 3 घटेगा 2, इसमें भी आया 2 अंतर, इसका भी है 2 अंतर, उस तरह से इसका भी है 2 अंतर, और इसमें जो है सो इसका भी है 2 अंतर। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन अंतर हो, योगफल हो, भागफल हो, अपने कॉमन सेंस के अनुसार देख लेंगे कि इसमें कितने हो रहा है, उतना ऊपर, और बटा में 36 भाग कर देंगे, इसका प्रायिकता जो है सो ज्ञात हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। बारह नंबर बना लिए थे, 13 में चला जाए। 13 नंबर इस टाइप का क्वेश्चन पिछले सेट में बन चुका है कि सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, इसमें बतला देते हैं। तो इसको मान लेते हैं, माना कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, सॉरी कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या मान लेंगे, इसलिए 5 + √3 बराबर P/Q। यहाँ P ठीक से लिख लेते हैं थोड़ा सा, P/Q, जहाँ P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, कॉमा Q बराबर नहीं है 0। इतना पिछले क्लास में बताया गया था। अब जो है इसमें आगे चलेंगे, √3 को बाएं तरफ लिख लेते हैं,
तो P बटा Q इधर 5 प्लस में दाहिने तरफ आएगा तो माइनस में, इसको लिख लेते हैं समीकरण 1। अब हम क्या देखते हैं कि समीकरण 1 का दायां पक्ष जो है सो परिमेय है, लेकिन बायां पक्ष क्या है, अपरिमेय है। अब क्या लिखेंगे, चूंकि समीकरण का दायां पक्ष परिमेय संख्या है, इसका दायां पक्ष कौन संख्या है, परिमेय संख्या है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसके ऊपर आगे लिखेंगे। इसलिए बायां पक्ष भी √3 एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये हम लोग को पहले से पता है कि √3 कई संख्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए यानी कि एक अपरिमेय संख्या बराबर एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। एक तरफ परिमेय और एक तरफ अपरिमेय, कहीं बराबर होगा नहीं होगा, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर होगा ही नहीं हो सकती है। इसलिए हमारी मान्यताएं क्या है, गलत है। हम जो माने हैं सो गलत है, सही नहीं है। अतः 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड हो गया। इस तरह से पिछले क्लास में भी बताया जा चुका था, फिर यहाँ पर भी देख लिए। अब देखते हैं आगे 14 नंबर में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से 231 और 396 का मसा ज्ञात करें। 231 और 396 दिया गया है। इसमें बड़ी संख्या कौन है, 396। तो इसको मान लेते हैं कौन चीज़, a बराबर 396 और तो b बराबर 231। इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या होता है, a बराबर BQ + R। अगर ये भी नहीं समझ में आए तो इसके लिए लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेष, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी आधार पर तो सब क्वेश्चन बनवे करता है। अब देखिए भाज्य के रूप में सबसे बड़ी संख्या कौन हो गया, 396, 300, हाँ ठीक है 96। भाजक के रूप में 231 का है, चाहे एक है, बात एक ही है। गुना इससे कई मरतबे में कटेगा, रफ कार्य उस दिन बोले हुए थे कि एक रफ कार्य भी कर लेंगे अलग में, यहाँ पर नहीं, अलग में साइड में कॉपी के कर लेंगे। तो हमने 231 से भाग दिया किस में, 396 में। तो 2 मरतबे तो नहीं कटेगा, एक मरतबे में 231 घटाते हैं, 6 में से 1 गया 5, 9 में से 3 गया 6, 165 आया। तो 231 से हमने एक मरतबे में गुना किया, भागफल 1 आया, तो शेषफल कितना, 165। भाग नहीं लगा, फिर एक बार और चलेंगे आगे। या अब किस में 231 से, या नहीं बुझाएगा तो 165 से किस में 231, इस तरीके से। तो 231 में कितना से भाग देंगे, अब 165 से। इसमें देखते हैं कम मरतबे में, 2 मरतबे ज़्यादा हो जाएगा, एक ही मरतबे में भाग लगेगा 165। 11 में से 5 गया 6 और हो गया 2, 12 में से 6 गया 6, 66 से 165 में इस तरह से भाग देंगे। अब तो 165 से 1 भाग दिए, शेषफल कितना आया 66। फिर शेषफल 0 नहीं है, फिर आगे बढ़ेंगे। अब कितना में, 165 से 66 में। तो 66 यहाँ लिख देते हैं, शॉर्टकट हो जाएगा, 66 से 165। चलिए अब इसको देखते हैं 2 मरतबे में भाग लगता है कि नहीं लगता है। तो 60 दुना होता है 120, यानी 65 दुना 130 होता है, ये लग जाएगा भाग। 2 छक 12 के 2, 2 छक 12 13, 132 हटाएंगे तो 3, 6 में से 3 गया 33। तो 66 से 2 मरतबे में भाग लगाए तो शेषफल कितना आया हमें 33। अब शायद दिखाई नहीं पड़ेगा, नहीं दिखाई पड़ जाएगा अभी। या एक बार और चलते हैं,
66, हाँ 33 से अब कितना भाग देंगे 66 में, तो 33 दूना 66 कट गया, 66 से 33 2 मरतबा भाग दे, शेषफल कितना आ गया 0, तो शेषफल 0 आ गया तो इसका आंसर जो है सो आ गया। अब लिख लेंगे अतः 396 और नहीं 231 से पहले 231 दिया हुआ वही लिखेंगे, अतः 231 और 396 का मौसा बराबर 33 आंसर। अब कितना नंबर बनाना है आगे 15 नंबर। आज के क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन रहेगा। पंद्रह नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें इसके शून्य को ज्ञात करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 20 बराबर 0 रखने पर हमने इतना जो दिया था इसको किसके बराबर रख दिया 0 के बराबर रख देंगे। जब 0 के बराबर रखेंगे तब ना शून्य ज्ञात होगा। अब इसको हल करते हैं, फैक्टर तुरेंगे, 11 है ये 20 है, तो इसमें जोड़ने पर हमको कितना आना चाहिए 11 आना चाहिए। 20 है कि 30 होगा, 6 5 30 और 6 5 11 होना चाहिए। ये 30 है 20 नहीं है, यहाँ पर कौन चीज़ है 30 है, क्वेश्चन में 30 है, हम गलती से 20 लिख दिए थे, यहाँ 30 हो गया। 30 का फैक्टर तुरेंगे तो 6 5 30 और 6 5 जोड़ेंगे तो 11 यही आ जाएगा। उसी आधार पर चलेंगे तो प्लस में 5x प्लस 6x प्लस में क्या हो गया 30 बराबर 0। दोनों में x कॉमन है, हमने कॉमन ले लिया तो x प्लस 5, यहाँ 6 कॉमन लिया तो x 6 5 30 हो गया। या अब देख रहे हैं कि दोनों कोष्ठ में बात बराबर है तो x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 6 बराबर 0। दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो x प्लस 5 बराबर 0, इधर भी x प्लस 6 बराबर 0, इसलिए x बराबर इधर आएगा तो माइनस में 5, इधर जो है इससे x आएगा तो माइनस में 6 हो गया। अतः मूल x बराबर, इधर ही लिख लेते हैं, दिखाई तो पड़ रहा होगा इधर में, अतः मूल x बराबर -5 -6 इसका आंसर हो जाएगा। इसके दो मूल कौन कौन आया -5 और -6। तो आज के क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। आज हम लोग पढ़े 1 से 15 तक के प्रश्नों को, और फिर इसके अगले क्लास में 16 से लेकर के 30 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद वेरी मच।